भारत में इस वक्त एक बेहद शांत लेकिन जबरदस्त ऊर्जा क्रांति चल रही है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कि कैसे देश जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों के बीच अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल रहा है। ये सिर्फ कोयले से सौर ऊर्जा तक का सफर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी जंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिशन 520 के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 520 गीगावाट। जनवरी 2026 तक भारत की कुल स्थापित पावर कैपेसिटी इस जादुई आंकड़े को छू चुकी है। अब दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से भागती अर्थव्यवस्थाओं में से ऊर्जा की भूख भी तो वैसी ही होगी ना। लेकिन यहाँ असली कैच ये नहीं है कि हमारे पास कितनी ऊर्जा है। असली कहानी तो इस बात में है कि आखिर ये बिजली आ कहाँ से रही है। और वहीं पर ये दूसरा नंबर 51.5% पिक्चर में आता है। 29 जुलाई 2025 का दिन हमारे पावर ग्रिड के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। उस दिन पूरे देश की बिजली की भारी भरकम डिमांड का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेस से पूरा किया गया था, यानी सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा। ये इस बात का एकदम साफ संकेत है कि हम कितनी तेजी से कोयले पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ऊर्जा की इतनी भूखी इकोनॉमी ने इतनी शांति से ये सब कैसे कर लिया। सच तो ये है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इस एनर्जी ट्रांजिशन को सिर्फ एक सरकारी नीति समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक हाई स्टेक्स ऑपरेशन है, एक तरह से नेशनल सर्वाइवल का सवाल। तो आइए देखते हैं कि इस बड़े बदलाव को मुमकिन बनाने के लिए कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस पूरी रणनीति का सबसे पहला और शायद सबसे धारदार हथियार है सौर ऊर्जा। एक समय था साल 2014 के आसपास जब भारत की सोलर कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट हुआ करती थी, मतलब समंदर में एक बूंद के बराबर। लेकिन अब जरा 2026 की तस्वीर देखिए, ये आंकड़ा छलांग लगाकर 140 गीगावाट तक पहुंच चुका है। नेशनल सोलर मिशन, विशालकाय सोलर पार्क और छतों पर लगने वाले रूफटॉप पैनल्स ने इस विस्फोटक ग्रोथ को मुमकिन बनाया है। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। आप जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए, ये किसी क्लासिफाइड सैटेलाइट इंटेल जैसा लग रहा है ना। दरअसल ये गुजरात के तटीय इलाकों का ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल मैप है। जमीन पर सोलर पैनल बिछाने के बाद अब नजर समंदर के भीतर छिपे ऊर्जा के खजाने पर है। इस नक्शे में उन खास जोन्स को हाईलाइट किया गया है जिन्हें टारगेट करके समंदर की तेज हवाओं को बिजली में तब्दील करने की तैयारी है। और बात सिर्फ गुजरात की नहीं है। इसी रणनीति का दूसरा हिस्सा है तमिलनाडु का तट। इस मरीन स्पेशियल प्लानिंग मैप को देखने से समझ आता है कि कितनी सटीक जियोग्राफिक टारगेटिंग की जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, देश की कुल रिन्यूएबल कैपेसिटी में पवन ऊर्जा का लगभग 55% का भारी भरकम हिस्सा है। समुद्री रास्तों, पर्यावरण और हवा की गति, इन सब का बारीकी से हिसाब रखकर ऊर्जा की अगली बड़ी खेप निकालने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। समंदर की लहरों से निकलकर अब थोड़ा जमीन और खेतों की तरफ चलते हैं। यहाँ एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सर्कुलर इकोनॉमी काम कर रही है। जिस कचरे या गोबर को आमतौर पर हम बेकार मान लेते हैं, अमूल और बनास डेयरी जैसी बड़ी संस्थाएं उसी एग्रीकल्चरल और डेयरी वेस्ट को सीधे ईंधन में बदल रही हैं। उदाहरण के लिए बनासकांठा में बायो सीएनजी प्लांट्स के लिए 230 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यानी अब यही कचरा हमारे ट्रांसपोर्ट और पावर ग्रिड के लिए एक ताकतवर क्लीन बायोफ्यूल बन रहा है। लेकिन सिर्फ उत्पादन काफी नहीं है, है ना? इस बायो सीएनजी की बाजार में खपत पक्की करने के लिए सरकार ने सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन यानी सीबीओ लागू किया है। ये टाइमलाइन देखिए। वित्तीय वर्ष 2025 में स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी शुरुआत से लेकर 2029 तक 5% का अनिवार्य ब्लेंडिंग टारगेट सेट किया गया है। ये कोई आम नियम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई रणनीतिक चाल है। मकसद साफ है, महंगे एलएनजी आयात के बिल में सीधे $1.17 बिलियन की बड़ी कटौती करना। अब चलिए उस फ्यूल की बात करते हैं जिसे भविष्य की चाबी कहा जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा क्लीन फ्यूल है जिससे रिन्यूएबल ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी को तोड़कर बनाया जाता है। और सबसे खास बात, जलने पर ये सिर्फ जल वाष्प यानी वाटर वेपर छोड़ता है। स्टील और ट्रांसपोर्टेशन जैसी भारी भरकम इंडस्ट्रीज जिन्हें डीकार्बोनाइज करना सबसे मुश्किल माना जाता है, उनके लिए ये हमारा सबसे बड़ा और शायद अंतिम दांव है।
इस दांव की अहमियत आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के इन टारगेट से लगा सकते हैं। ये किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स जैसे लगते हैं। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का सालाना उत्पादन, 125 गीगावाट की एक्स्ट्रा रिन्यूएबल कैपेसिटी और 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कुल निवेश। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती और 6 लाख नई फुल टाइम नौकरियां। सरकार ने भी शुरुआत में करीब 19,744 करोड़ रुपए झोंक दिए हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि भारत को एक ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए कितनी बड़ी ताकत लगाई जा रही है। खैर, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। हर बड़े मिशन की तरह इस कहानी में भी कुछ अड़चनें हैं। सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती है ब्यूरोक्रेटिक साइलोस। आसान शब्दों में कहें तो अलग अलग मंत्रालयों का अपने अपने दायरे में काम करना। एक तरफ पेट्रोलियम और कोयला मंत्रालय जीवाश्मी ईंधन संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय क्लीन एनर्जी की कमान संभाले है। इस तरह की बंटी हुई कमांड एक कमजोरी बन जाती है। जब नीतियां एक साथ मिलकर नहीं चलती तो आपस में टकराने का डर रहता है, जिससे इस इतने बड़े ट्रांजिशन की रफ्तार धीमी हो सकती है। और अगर आपको लग रहा है कि चुनौतियां सिर्फ देश के अंदर हैं, तो ऐसा नहीं है। बाहरी खतरे भी कम गंभीर नहीं हैं। एक तरफ हमारी अपनी घरेलू महत्वाकांक्षाएं हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन का जटिल जाल। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का हमारा टारगेट तो सेट है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि लिथियम, तांबा और सस्ते सोलर पैनल्स जैसी अहम चीजों पर कुछ चुनिंदा देशों का भारी एकाधिकार है। आज के इस भू राजनीतिक तनाव वाले माहौल में सप्लाई चेन की ये निर्भरता हमारी पूरी रणनीति पर पानी फेर सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिसात बिछ चुकी है। अरबों का निवेश हो रहा है और रिन्यूएबल कैपेसिटी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन असली सवाल जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि क्या ये एनर्जी ट्रांजिशन वक्त खत्म होने से पहले इस उलझी हुई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सामना कर पाएगा? क्या एक बंटे हुए प्रशासनिक ढांचे के बावजूद हम इंटरनेशनल मोनोपोलीज को मात देकर सच में अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल कर पाएंगे? इसी बड़े सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस विषय पर खुद भी सोच विचार जरूर कीजिएगा।